Okay, so Tausif, first of all, congratulations to you and your entire family for getting selected as a lecturer in Uttar Pradesh Polytechnic. थैंक यू सो मच सर। Okay, so Tausif, ये बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड नीडलेस टू से कि बहुत खुशी है आपको इस चीज का एंड एक बिल्कुल सर। स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाता है जब अच्छी नौकरी लग जाती है। यस सर। तो तौसीफ ये सारा इंटरेक्शन आप जानते हैं जैसे जो जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में है और जो पॉइंट आप स्टूडेंट्स का शेयर करना चाहते हैं क्योंकि हर किसी को अच्छी जॉब के लिए स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, तो आप उसके थ्रू जैसे से हम आपका एक्सपीरियंस रहा है वो सारा शेयर करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी अपनी जर्नी से। आप प्लीज बताएं कहाँ से हैं आप और आपने ग्रेजुएशन क्या किया, कब किया और उसके बाद आप क्या कर रहे थे? जी, मैं एक छोटे से टाउन मोहम्मदाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है अप टू 10 यही मोहम्मदाबाद के आइडियल पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद हमने जो रुख किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 2010 में। ओके, उसके बाद हमने वहाँ पे 3 साल पढ़ाई की और वहाँ पे चूंकि मैं डिप्लोमा से था तो वहाँ पे एक स्पेशल कोटा चलता है जो आप डिप्लोमा अगर आप 3 साल लगातार टॉप करते हैं वहाँ पे तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है बीटेक एडमिशन ग्रांट करेगी डायरेक्ट विदाउट एनी एंट्रेंस। तो उसके थ्रू मैंने जो है मैं टॉपर था वहाँ का 3 साल लगातार, तो उसके थ्रू मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ 2013 में। फिर मैं 2017 में बीटेक पास आउट हुआ सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद एक साल मैं 1 साल क्या सिर्फ 6 महीने मैंने जो है दिल्ली जाके कोचिंग करी। उसके बाद जो है मुझे वहाँ कुछ ज्यादा चीजें सही नहीं लगी, समझ में नहीं आया, वहाँ का शायद इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, तो मैं फिर बैक टू जो है पवेलियन मतलब एमयू आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, मेरा गेट क्वालिफाइड था, 592 मेरे स्कोर बने थे, उसके बेसिस पे मुझे गेट में एमयू में एमटेक में एडमिशन मिला। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मेरी स्पेशलाइजेशन रही है। फिर 2020 में मैंने एमटेक पास आउट किया। उस दौरान मैंने 2-3 एंट्रेंस भी लिखे, बहुत से एंट्रेंस लिखे, 3-4 एंट्रेंस नहीं निकले कंपटीशन एग्जाम। उससे पहले मेरा एसएससी 2019 में एसएससी जेई में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था बीआरओ में हुआ था, जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पे। फिर 2020 में अभी हुआ है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और फिर ये मेरी तीसरी जॉब लगी है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। और भी आगे 2 एग्जाम डिप्लोमा से हूँ तो यूपी जेई के लिए एलिजिबल हूँ मैं, तो मैं जो एग्जाम दे सकता था तो 2016 और 2018 की वैकेंसी मैंने भर रखी थी, तो मैंने उसको भी दिया है और उम्मीद है उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही है मेरी। ऑलरेडी आप हैट्रिक लगा चुके हैं तो सिर्फ सिलेक्शंस की। हाँ सर कह सकते हैं, और 2 ऑलरेडी पेंडिंग, 2 क्या 3 पेंडिंग है, अब तो यूपीआई का भी दे रखा है मैंने। अच्छा तौसिफ, तो ये देखा जाए तो सिविल इंजीनियर्स के पास बहुत सी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जॉब्स की। हाँ सर रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है बाकी जूनियर इंजीनियर्स की निकलती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा सा जानना चाहूंगा जो आपने बताया सारा पॉइंट्स, आपने डिप्लोमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, फिर आपने बीटेक कहाँ से किया? सर सब मेरी सारी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही सब कुछ हुआ है? जी सर। ओके, हालांकि सर मेरा एमटेक में आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा तैयारी के पर्पज से जाना था, तो आईआईटी में थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता, इसलिए मैंने एमयू को चूज किया ताकि वहां पे मैं ऑलरेडी माहौल से काफी था, इसलिए मैं वहां के साथ तैयारी की एमटेक के साथ साथ। तो एएमयू में आप हॉस्टल में रहते थे कैसे था? नहीं सर एएमयू में हॉस्टल्स में सर। अच्छा, हॉस्टल वगैरह तो अच्छे होंगे? जी सर कह सकते हैं इंडिया का मतलब बेस्ट प्लेस है फॉर रेसिडेंशियल। अच्छा गुड। और काफी बड़ा कैंपस है? हाँ सर कैंपस काफी बड़ा है। सबसे बड़ी चीज तो वहाँ पैसे बहुत कम लगते हैं सर, बहुत कम। अच्छा, मतलब बहुत ही नॉमिनल है, तो आपको तो एमटेक में स्कॉलरशिप भी मिलता होगा? हाँ सर स्कॉलरशिप मिलती थी सर। एमटेक में स्कॉलरशिप मिलता था? हाँ सर मिलती थी 12,400 रुपए महीने की। और उसमें सारा खर्चा हो जाता हॉस्टल वगैरह का सारा? सर उसमें मैं घर वालों को भी भेज देता था। चलो वंडरफुल। मतलब सारा खर्चा कितना हो जाता था आपका मंथली, मेस का और सारा खाने वाने का, हॉस्टल का? सर मेस का जो चार्ज आता था सर 1200 से लेके 1500 आता है महीने का, बहुत अच्छा खाना रहता है सर। अच्छा वंडरफुल। और उसके बाद आपके पॉकेट के खर्च के ऊपर है, क्योंकि हॉस्टल फीस वगैरह कुछ नहीं लगता वहाँ पे सर। हाँ जी हाँ जी। तो आप पॉकेट मनी कितना भी खर्च करते हो, मैं सर 3,500 में हो जाता था मेरा, 3,500 से 4,000 रुपए में मेरा पूरा महीने का, बहुत बढ़िया से मतलब लेविश लाइफ। अच्छा, और तैयारी आप करते होंगे तो आप लाइब्रेरी वगैरह में बैठ जाते होंगे? हाँ सर सब फ्री सर, लाइब्रेरी सर एशिया के 2nd या 3rd लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वो सर। अच्छा, तो उसमें पढ़ने का मुझे वो क्या टाइमिंग्स, क्या लाइब्रेरी कितनी देर खुली रहती है वैसे वहाँ? सर सुबह में 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक होता था। अच्छा, थोड़ा बहुत रात के टाइम फ्लक्चुएट होता रहता था कभी कभी, लेकिन जनरली सर यही रहा है।
मतलब हमारे टाइम में। पढ़ाई करनी है किसी ने तो बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे। सर बहुत अच्छा माहौल सर, इवन हर हॉस्टल्स में सर बहुत बड़ी बड़ी रीडिंग रूम्स भी हैं सर। अच्छा, अरे जो वंडरफुल। ये मतलब तो प्राइवेट कॉलेज आपको की ऑनेस्टली बताऊं, लाइब्रेरीज ये होती आई हैं। कई कई आईआईटी से ज्यादा अच्छा बता रहे हो जो आप बता रहे हो ना कि इतना माहौल है। तो कई आईआईटीज में क्या होता है कि हॉस्टल वगैरह में हॉस्टल जी फैसिलिटीज सर। भी उतनी नहीं होती जो मेन शहरों में होता है ना। जैसे आईआईटी दिल्ली में तो जी बच्चों को हॉस्टल ही नहीं मिलता, वो अब जी बाहर सर। उनको रहना पड़ता है कुछ टाइम एमटेक में। तो जी दिस अ सर। वेरी गुड एम्बियंस। चलो बहुत अच्छा था तौसिफ। वहाँ पे सर आप इंजीनियरिंग के 3 हॉस्टल्स हैं सर। अच्छा। जी हम्म। सर। तो आपको जो जॉब्स मिली तो सिर्फ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल चुकी हैं और कौन सी जी आप सर। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाइपलाइन में कौन सी है। सर मुझे जो जॉब मिली है सर 3 मिल चुकी हैं अभी तक। सबसे अच्छा, पहला मुझे मिला सर एसएससी जेई 2019 के थ्रू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। बीआरओ मिल चुका है। जेई। हाँ। उसके बाद सर दूसरी जॉब एसएससी जेई 2020 के थ्रू एमईएस में मिला है सर, अच्छा जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 6ठी रैंक रही है सर एमईएस अच्छा, में। वेरी गुड वेरी जी गुड। सर। और पर ये तीसरी जॉब तीसरी ये है ये मिल गई फाइनल आपको। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की सर, ठीक है। 55 और रैंक थी सर। वेरी गुड, और दो और कौन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। सर दो जो है, एक यूपी जेई 2016 वाला दिया था और यूपी जेई 2018 वाला दिया था। अच्छा, वो दोनों में दोनों। मेरा एक्सपेक्टेशन है। और तीसरा सर अभी रिसेंटली देकर आए यूपीएई का सर, अच्छा, असिस्टेंट उसमें भी इंजीनियर। सर एक्सपेक्टेड है सर। अच्छा, ये जैसे भी आपने पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट भरी है तो जी सिर्फ सर। वैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकलती हैं, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों का, बिहार वाले बच्चों का भी किया था, उनकी भी सिलेक्शन हो। तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स भी निकलती हैं क्या आपके उत्तर प्रदेश में भी निकलता है। सर इसके टेक्निकल फील्ड में तो ऐसा कुछ नॉलेज है नहीं सर इसमें, इसके बारे में। अच्छा, अभी तक होते नहीं हुए है। तो सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ऐसे। हम्म, ये पहली बार हुआ है जो कंपटीशन के थ्रू आप जाइए, बीट करिए, हम्म। फिर आप लीजिए। तो होते आप होंगे अभी शायद पीएचडी बेस पे सर। अभी इतनी जॉब्स जो आपके हाथ में हैं, तो अभी कौन सी, आप मेरे ख्याल से आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चर को यस सर, प्रेफर श्योर करेंगे। सर, श्योर हम्म। सर। तो आपका एमटेक हो चुका है या अभी कर रहे हैं आप। हाँ सर, 2020 में पास आउट हूँ मैं एमटेक। हो गया तो एमटेक भी कंप्लीट हो चुका है, और आप उसको उसको बेनिफिट भी आपको मिलेगा शायद इस जॉब में एमटेक हाँ का। सर, मिल रहा है सर, एक इंक्रीमेंट लगा के मिल रहा है सर अच्छा, सैलरी में। सैलरी में मतलब डिफरेंस है। हाँ सर, डिफरेंस तो है। जो बीटेक के बाद जा रहा है, जो एमटेक के बाद जा रहा है, उसकी सैलरी में कितना डिफरेंस होगा, कुछ आइडिया है इसका आपको। तो ज्यादा तो आइडिया नहीं है कि लेकिन ये है कि बीटेक वालों को लेवल 9 पे मिल रहा है, लेवल 9 का। हाँ जी। और एमटेक वालों को जो है लेवल 10 का मिल रहा है सर। अच्छा, तो डिफरेंस है। जी और सर। पीएचडी को क्या ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है पीएचडी के बाद। नो सर, नो सर। ओके ओके पीएचडी वाला एमटेक वाला इक्विवेलेंट है सर। ओके ओके। अच्छा तौसीफ, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका जो इंटरव्यू था वो कैसा गया था, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग गया है उत्तर प्रदेश वगैरह का। तो आप जी इंटरव्यू सर। का डिटेल में हमें बताएं कैसे हुआ था, कैसे कैसे गया सारा। सर मैं इंटरव्यू हॉल से जब बाहर निकला था तो मैं ऑनेस्टली यही कहूंगा कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था, ओके जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। ठीक ओके। है। मैं नॉलेज तो अपना चेक नहीं कर सकता, कोई आगे एक्सपर्ट बैठा है तो उनके सामने खुद को सही चेक करना सही है बेवकूफी सही है होगी। सही है। लेकिन सर मुझे जहाँ तक लगा था कि मैं इंटरव्यू हॉल में पूरा कॉन्फिडेंट था वहां पे, मुझे कहीं से मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कॉलेज वाई ही दे रहा हूँ मैं। अच्छा तो सबसे अच्छी बात ये रही है। अच्छा। और दूसरी चीज, जो चेयरमैन साहब के जो जनरल सवाल थे, तो हम्म, मैंने लगभग उनके सारे सवाल के जवाब सही दिए थे, मतलब वो सेटिस्फाई रख रहे थे, कहीं से कुछ वो नहीं रहा था, काफी सवाल सही दे रखा था मैंने। अच्छा ये सबसे चीज है। और सर ये कॉन्फिडेंस गेन करने का सबसे मेरा बड़ा रीजन ये है कि मैं जो है एमयू में मैं स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काफी एक्टिव रहा हूँ, मैं बहुत सारे पोस्ट को हेल्ड कर चुका हूँ मैं। तो ओके। वहां पे ऑलरेडी सारे प्रोफेसरों से बातचीत करते 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 एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि एक ओके, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रखना है वहां पे। वेरी ट्रू वेरी तो ट्रू। मुझे लगता है ये ज्यादा फायदेमंद रहा है मेरे लिए। अच्छा, तो एक आपने सर बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा अभी रहा था। बताई कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का आपका एक तरीका था कि मैं प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता था। जी आप सर। इस चीज को दोबारा से रिपीट करेंगे, थोड़ा सा दोबारा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि जहां वो ऐसा कर जी सकते सर। हैं लेकिन वो करते नहीं है। तो ये चीज को दोबारा से एक बार बताइए तौसीफ। मैं सर उनसे इंटरेक्शन का कहने का मतलब ये था कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेक्ट नहीं करता था मैं उनसे। मैं हाँ। सर वहाँ पे एमयू में हॉस्टल्स वगैरह में स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जैसे अच्छा जो मेस इंचार्ज होता है मैं वो था वहाँ पे। फिर अच्छा जो हॉस्टल प्रेसिडेंट, सीनियर हॉल हमारे यहाँ बोला जाता है, अच्छा। सीनियर फूड बोला जाता है सर। बहुत सारे सेक्रेटरीज की पोस्ट है, उस पे भी तो रह चुका हूँ मैं। हाँ, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो मतलब आपने, कन्वीनर वगैरह सर। मतलब आप ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं हॉस्टल्स में। कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सर। हाँ, सही है, जी वंडरफुल। सर, कह सकते हैं सर। चलो फिर आगे कैसे गया तौसीफ, आगे इंटरव्यू में कैसे कैसे गया था आपका। इंटरव्यू में सर सबसे पहले तो जनरल सवाल चेयरमैन सर ने पूछा अच्छा खासा, मतलब हमको लग रहा है 5-7 मिनट उन्होंने ठीक ठाक पूछा। बोर्ड पे कुछ चीजें लिखवाई उन्होंने मुझसे, फिर एक्चुअली उसके अगर बाद आप पूछा। अगर आप हमें इस तरीके से बताएंगे ना कि जब आप एंटर किए तो कैसे था, मतलब आपने विश किया, फिर उन्होंने बैठने को बोला, पहले क्वेश्चन क्या बोला, वो थोड़ा अच्छा सा अगर अच्छा। आप बता पाए। ओके ओके।
तो सर सबसे पहले मैंने एंटर किया और उनको विश किया, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली विश किया। ठीक है, मैं जाके जो चेयर थी उसके बाजू में खड़ा हो गया, तो सर ने बैठने के लिए बोला, मैंने तो मास्क वहां पे लगाया एक ही वहां कितने मेंबर थे और लेडी मेंबर भी सर। थे कोई? दो दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, एक चेयरमैन थे सर। अच्छा, सारे मेल मेल मेंबर थे? सर यस सर, सब मेल मेंबर थे। हम्म और मुझसे चेयरमैन साहब ने सबसे पहले इंटरेक्ट किया, तो हम्म उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, फिर हम्म, बोला कि मास्क आप उतार सकते हैं, तो मैंने मास्क धीरे से उतार लिया। ओके। ठीक है, उसके बाद सर ने जाते ही पूछा मुझसे कि आप क्या करते हैं। हम्म तो मैंने क्या सर, मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो हम्म फिर पूछा पास आउट कब के हैं, हम्म, बीटेक, उन्होंने मेंशन किया कि बीटेक कब के पास बीटेक आउट करते है। हैं। तो मैंने सर बोला तो 2017 का पास आउट हूँ। तो हम्म फिर उन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं, एमटेक के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो उन्होंने हम्म सिर्फ बीटेक का ही लिख लिया। फिर हम्म, उसके बाद पूछने लगे कि प्रिपरेशन और प्रिपेयर्डनेस में क्या फर्क होता है। अच्छा। तो उसका मैंने जवाब दिया। सर जवाब भी बताऊं मैं आपको सर यहाँ पे? नहीं नहीं, जवाब नहीं, आप बस क्वेश्चन बता दीजिए। तो उन्होंने प्रिपेयर्डनेस और प्रिपरेशन के बारे में फर्क पूछा। फिर उन्होंने जो है मुझे बोर्ड पे भेजा, तो कुछ सर लाइन लिखवाई, रोड टू सक्सेस नेवर एंड, इस तरीके से कुछ लाइन थी, हाँ। उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर रोड बनाने में क्या क्या तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं सर, उसके हम्म बारे में पूछा। फिर वो कहने लगे कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको बीटेक पास आउट हुए 2017 में। तो मैंने फिर उनको याद दिलाया सर मैंने एमटेक भी किया है सर। तो हम्म फिर उन्होंने कहा एमटेक वाला नोट किया, क्या 2020 में मैंने एमटेक किया है, हम्म स्पेशलाइजेशन पूछा। फिर उसमें पूछा कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और जियो साइंस में क्या फर्क है, उसका मैंने जवाब दिया वहाँ पे। हम्म फिर उन्होंने बिठाया, फिर उन्होंने एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी के बारे में फर्क पूछा, और दो तीन सवाल सर जहन में नहीं आ रहा है वो पूछा। फिर उसके बाद सर टेक्निकल टेक्निकल के सवाल हुए मुझसे, दो तीन जैसे अच्छे अच्छे सवाल हुए टेक्निकल में। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि जो बीम में जो है वो रिइंफोर्समेंट की जगह हम गोल्ड क्यों नहीं यूज कर देते हैं स्टील की जगह। हम्म तो उस टाइम तक तो याद नहीं आया मुझे, मैं मतलब थोड़ा सा बता दिया कि प्रॉपर्टी शायद मैच वैच नहीं करती, लेकिन स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी वाला जो आंसर होता है वो मैं नहीं बता पाया। फिर मुझसे सर डैम्स वगैरह के टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, और सर सीवेज से मुझसे ज्यादा पूछा गया, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जैसे ब्रिक्स की टेस्टिंग के बारे में पूछा गया, बिटुमिन के टेस्टिंग के बारे में पूछा गया। और सर जो रूम में सर कुछ चीजें थी जैसे स्कर्टिंग वगैरह जो होती है दीवारों में लगती हैं, उसके बारे में पूछा। तो ये सर जनरल सवाल पूछा था, ज्यादा वो नहीं। फिर लास्ट में सर उन्होंने मुझसे मतलब कह सकते हैं कि इंटरव्यू मैं चाहता था वो क्वेश्चन पूछे मुझसे, तो मैंने उनको हिंट देता गया। तो उन्होंने लास्ट में पूछा कि कर्नाटक में कोई एक डैम है उसका नाम बताइए। तो मुझे जहन में आता है, मैंने गेस मतलब गेस क्या क्या मतलब उस तरीके से बताया ताकि एकदम कंफर्म भी ना हो। तो मैंने उनको बताया कृष्णा सागर डैम। ठीक है, अब मैं चाहता था कि वो पूछे, तो कृष्णा सागर डैम बनवाया है जो फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ इंडिया है हमारे एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने बनाया। तो मैं चाहता था वो पूछे, तो ये सवाल चल रहा था। और एम विश्वेश्वरैया की अच्छी बात है कि फुल फॉर्म मतलब जो नाम काफी बड़ा है तो वो बहुत पूछते हैं, तो उससे रिलेटेड मुझसे 5-6 सवाल हुए और मैंने सारे सवाल लास्ट में सही दिए। तो वहां पे मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा हो गया है। तो सर ने फिर थैंक यू बोला, और करीब 20 मिनट तक इंटरव्यू चला मेरा सर। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सर ये इंटरव्यू का। ओके। अच्छा, तो सिर्फ जो बच्चे जाते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं बहुत से, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर स्टूडेंट के लिए? सर इंटरव्यू के लिए बहुत लोग कहते हैं कि ड्रेसिंग सेंस मायने नहीं रखता, मुझे लगता है कि ड्रेसिंग सेंस मायने रखता है, कि इनबिल्ट यस, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। बिल्कुल। क्योंकि आप वहां पे बहुत लोग को देखेंगे, बहुत लोग शूटअप होंगे, तो वहां पे आप देखते हैं अगर आप अच्छे तरीके से नहीं गए तो वहां पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, जहन में आ सकते हैं यार उसने अच्छा पहना है, अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, तो शायद वो आ गए। तो वहां पे माइंड में कहीं से नेगेटिविटी आने ना दें इंटरव्यू हॉल के दौरान, सबसे पहली चीज ये होना चाहिए। क्योंकि लड़के बहुत इस चीज को कैजुअली लेते हैं, तो उसको आप अच्छा करके जाइए। बाकी सर सबसे बड़ी चीज सर कॉन्फिडेंस है सर वहां पे ये मैंने सर 4 या 5 सवाल के 5 5 6 कह लीजिए सर, मैंने सवाल सॉरी बोले, डायरेक्ट बोले, मैंने उनको ब्लफ नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं और जब आता सॉरी है बोला तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया? हाँ जी सर बिल्कुल, उन्होंने मतलब वो सोच पूछ भी रहे थे सॉरी मतलब आपको नहीं आता है बिल्कुल, नहीं सर सॉरी सर। तो हम तभी सर उन्होंने मुझसे 40 से 50 क्वेश्चन पूछे सर उस दौरान, छोटे छोटे करके सर। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा था, तो आंसर्स मैंने ठीक ठाक दे रहा अच्छा, था। तौसिफ, जब कोई स्टार्ट करता है तैयारी, जैसे आपने तैयारी स्टार्ट किया होगा, तो जी तैयारी सर। जब स्टार्ट करता है तो पहली क्लिक मिलने में, पहली सिलेक्शन मिलने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद बहुत सी सिलेक्शन साथ साथ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। जी तो सर। आपको पहला क्लिक कब मिला था और उसके बाद आपकी जॉब्स लगती चली गई, तो जी सर, कितनी तैयारी के बाद आपको पहला क्लिक मिला था अपना? मुझे लगता है सर 2 साल मैंने तैयारी करी, तब उसके बाद मुझे पहला जॉब लगा। हम्म क्लिक तो सर माइंड में ही कर गया था। 2018 का मैंने एसएससी जेई का एग्जाम दिया था, और उस टाइम रेलवे का भी एग्जाम दिया था,
तो मेरे दोनों एग्जाम सर एक एक नंबर से रह गए थे फाइनल में। अच्छा। ठीक है, तो फिर एक एलएमआरसी आया था, उस टाइम एलएमआरसी में पोस्ट आई थी, उसमें 3 नंबर से रह गया। तो मैंने वहां डिसाइड कर लिया था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बाद वाले एग्जाम में। मतलब वो वहां कॉन्फिडेंस सर आ मैंने गया था। जी सर, नेगेटिव मैंने नहीं सोचा कि यार मेरा नहीं हो रहा है ये वो। मैंने वही सोच लिया कि अब मेरा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो मैंने अपने तैयारी को कंटिन्यू रखा, बहुत कैजुअली रखता था मैं, काफी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ता था मैं सर। मतलब मुझे मूवी देखने का शौक है, तो मैं मूवी भी देख लेता था। तो ऐसा नहीं है, तो मैं 6 से 8 घंटे एक टाइम बाउंड कर रखा था कि पढ़ना है तो पढ़ना है। तो सबसे बड़ी चीज मेरे साथ रही सर, कंसिस्टेंसी रही है सर। और सर मैं यहाँ पे एक और टीचर का नाम लेना चाहूंगा, अलाउ मी सर। हाँ यस श्योर। सर यूट्यूब पे सर एक टीचर है सर, जितेंद्र सैनी सर, अपने नाम से सर जेएस सिविल नाम से उनकी चैनल चलता है सर। ओके ओके। तो सर उनसे मैं जब से जुड़ा हूँ सर 1 साल से, तो मैं सर एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर स्टूडेंट बन चुका हूँ मैं अच्छा। हो सकता है उनसे अच्छे अच्छे टीचर बहुत से मौजूद हों, लेकिन मैं एज ए गाइडेंस के रूप में, एज ए कॉन्फिडेंस बिल्टअप के रूप में मुझे उनसे अच्छा टीचर सर नहीं लगा। बाकी से तो वो टीचर अच्छे हैं, उनका सर जो कंटेंट था वो बिल्कुल जैसे पॉइंट टू पॉइंट हिट करते हैं। मतलब हमको लग रहा है सर इस दौरान 2-3 साल में जो एग्जाम हुए सर, उनसे उनके पढ़ाए हुए से मतलब 50-60% डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं सर। तो मैं अच्छा मतलब पढ़ा रहे हो। जी सर, जो मैं उनके व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ करना है तो साइड से आप प्रैक्टिस के तौर पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जेएस सिविल के नाम से उनका चैनल है, QRP MPQ करके सेशन है सर उनका। वो सर काफी हेल्पफुल है सर हमारे लिए। गुड गुड। तो बहुत अच्छा है ये आपने जो एडवाइस किया है स्टूडेंट्स को, उनको बेनिफिट होना चाहिए। और यू आर राइट कि ऐसे बहुत से टीचर्स हैं इंडिया के अंदर और जिनका लोगों को पता नहीं होता, लेकिन दे आर डूइंग मार्वलस जॉब। सो आई एम श्योर ही मस्ट बी डूइंग वेरी गुड वर्क इन दैट तौसिफ। काफी अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा तौसिफ, ये जो सारी की सारी जर्नी है जो स्ट्रगलर जैसे एस्पिरेंट्स की, पहली तो ये होती है कि पहले तैयारी करना स्टार्ट करता है। तैयारी स्टार्ट करने के बाद फिर दूसरा स्टेज आता है जिसमें वो उसको रिजल्ट मिलना कुछ पॉइंट से मिस होना स्टार्ट होता है, तीसरा उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो जर्नी है, जैसे किस स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे को मिल जाएगा, सिलेक्शन हुआ नहीं है लेकिन लगता है कॉन्फिडेंस कि मेरे को हो जाएगा, ये कौन सी स्टेज होती है? सर मैंने बताया तो, जब मैं 1 नंबर से 2 नंबर से 3 लगातार एग्जाम में मिस कर गया, तो फिर जब मुझे लगा लास्ट कि में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर, वहां से लगा। उसके बाद से मैंने जब अभी तक 7 एग्जाम दे चुका हूँ सर। अभी सर बीपीएससी यही का भी एग्जाम दे रखा है मैंने, उसका रिजल्ट आया नहीं, लेकिन मतलब उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन उसमें लगभग चांसेस हैं सर सिलेक्शन होने का। तो सर मैंने 7 एग्जाम दिए हैं और 7 एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है सर, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ये नहीं कि बुरी परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ सर। तो वहां से आप कर सकते हैं, राइट? तौसिफ, सो इट वाज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अब मेरे को लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ओनली, के जो भी लोग स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आपको, बहुत से ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? मैं सर उनसे सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा सबसे पहले स्ट्रेस ना लीजिए, और सर जल्दीबाजी नहीं है सर, क्योंकि सर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। स्मार्टनेस के साथ पढ़ना भी है, हार्ड वर्क भी करना है। और सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ ये रही कि मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इवन शादी ब्याह में भी जाता था कहीं इधर उधर, तो मैं वहां पे भी थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 घंटा 1.5 घंटे का जो लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन, मैं पहले से तैयार रखता था कि मुझे वहां जाना है तो मिस नहीं करना है। 1.5-2 घंटे कहीं साइड में रह के लेक्चर सुन लेता था। सर का ही बताया मैंने, जितेंद्र सर का, उनका लेक्चर सुन लेता था, वो QRP वगैरह। तो इससे थोड़ा सा ये रहता था कि आप इन टच हैं आप पढ़ाई में। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहा मेरे साथ कंसिस्टेंसी सर। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, आप ये कह सकते हैं सर। तो कंसिस्टेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए सर। सही है, दैट्स वंडरफुल तौसिफ, एंड आई एम श्योर ये कंसिस्टेंसी अगर रखोगे तो सिलेक्शन भी आता है। बहुत अच्छा लगा आपसे तौसिफ बात करके, और आई एम श्योर आपकी जो जर्नी है उसको सुन के बच्चों में मोटिवेशन आएगी, और जो कई बार सोचते हैं ना कि छोड़ दें तैयारी, अभी बहुत हो गया, टाइम बहुत लग गया, वो तैयारी करते रहेंगे। और जो आपने किया बीटेक एमटेक, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि साहब दिल्ली नहीं बैठेंगे तो तैयारी नहीं होगा। आपने एक और पॉइंट बताया कि मैं दिल्ली से तो वापस आ गया, फिर मैं तैयारी खुद करता रहा। तो इसका मतलब सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकालते हैं लोग और कोई ट्रबल नहीं आता। अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बैठ सकते हैं। बहुत सा सिविल इंजीनियर बोलता है कि साहब एमटेक में प्लेसमेंट है कि नहीं। एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एमटेक जो ज्वाइन करता है सिविल इंजीनियर, तो 80% सिविल इंजीनियर के दिमाग में होता है कि मैं जॉब निकाल लूंगा गवर्नमेंट की, इसलिए वो एमटेक में जाता है। तो वहां पे ये प्लेसमेंट ऑफिस को पता होता है, तो प्लेसमेंट कंपनीज को भी पता होता है, तो वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं। अब जैसे जब आप एएमयू में होंगे तो आपके लिए प्लेसमेंट बहुत फोकस नहीं होगा, आपके लिए होगा कि आपने तैयारी करो, हाँ आपने किया भी नहीं होगा।
यही रीजन होता है कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कम होते हैं सिविल इंजीनियर्स के। यस सर। बट ठीक है, उनको जो चाहिए उनको मिल जाता है। अब आप ने वो प्लेसमेंट लिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि एमटेक का डिसीजन गलत था, तो अब बोले नहीं सर बहुत सही था, मैं घर को पैसे भी भेजता ही था और साथ में तैयारी के लिए भी आपको एमबीएस मिल गया। तो दैट वे आपको एक स्ट्रेटेजी बना के प्रोसीड करना चाहिए आगे। चलो तौसीफ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने टाइम निकाला एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक ग्रेट टीचर बने और बच्चों को आगे गाइड करें और उनका भी भविष्य बनाएं। थैंक यू तौसीफ। थैंक यू।